अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा जी, मैंने ना पिछली क्लास में एंड ये किया था, उसकी समरी है कि जब सीजीयू को बांट रहे हैं लॉस, तो पहले इंडिविजुअल एसेट जिस पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है, पहले उसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद उससे बड़े सीजीयू पे जाएंगे, और सीजीयू बनाते हुए गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स अगर बंट सकते होंगे तो पहले उनको बांट देंगे, और बंटने के बाद जो शक्ल बचेगी वो सीजीयू है, सीजीयू की टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं बंट सके तो फिर पहले जो छोटे छोटे सीजीयू थे उनकी टेस्टिंग होगी, फिर बड़ा सीजीयू बनाएंगे। और बड़ा भी एकदम से ही सबसे बड़ा नहीं बना देंगे, जितने दरमियाने बड़े बन सकेंगे उनको बना के उनमें वो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स बांटेंगे नहीं, डालेंगे जो बंट नहीं रहा था। वो भी हल हो गया मसला। फिर कुछ और बड़े एसेट्स रह गए, फिर फाइनली पूरे बिजनेस को एक बड़ा सीजीयू कहेंगे और फिर से बांटेंगे। तो इसमें जिस सीजीयू को पहले बांट आए थे उस सीजीयू को अब लॉस एलोकेट नहीं होगा, उस सीजीयू को हो सकता है, क्योंकि लिमिट एसेट्स के लिए यहां तक बात हुई थी। अच्छा, ये जो सारी मेहनत कर ली ना, इसके लिए थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। नोट्स में पेज 7 पे पेज 7 से लेके, ये जो पेज 7 पे गुडविल की हेडिंग है, यहां से लेके अगले पेज 8 एग्जाम नोट के डब्बे तक, ये मैं आपको सारा कुछ सवालों में करा चुका। ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें एक बार। गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स दोनों के लिए बात की हुई है, और ये सारा कुछ हम कर चुके हुए हैं। पेज 7 पे गुडविल की हेडिंग से लेके अगले पेज पे इंपेयरमेंट लॉस की हेडिंग से ऊपर ऊपर तक, यानी गुडविल की सारी हेडिंग पढ़ लें और कॉर्पोरेट एसेट्स की सारी हेडिंग पढ़ लें। ये मैं आपको करा चुका हूं। पेज 7 से लेके पेज 8 तक गुडविल की सारी हेडिंग और कॉर्पोरेट एसेट्स की सारी हेडिंग। क्या जी? तो मिसाल दी हुई है ना, ये कोई डाटा प्रोसेसिंग होती होगी।
और इतना सारा तो है ही नहीं यार, इसको पढ़ ही जा रहे हैं अब तक। आप दोनों आज ही आए क्लास में? पहली दफा रिपोर्टिंग क्या? तब तो दुनिया चांद पे पहुंच गई यार, 10 लेक्चर हो गए। अच्छा वाह, कितना अच्छा लगेगा भाई पढ़ने में। अच्छा अगर नहीं भी पढ़ रहे थे तो ये वही है जो आपको पढ़ाया, वही है, वो यकीन कर लें वही है। इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू को बांट लिया, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, और ये जो इंपेयरमेंट लॉस के अंदर कहानी लिखी है ये भी आपको सारी पढ़ा दी। अब इंपेयरमेंट लॉस से उल्टा चलते हैं, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल, यानी अगर हालात अच्छे हो जाएं, और वो जो पहले इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर लिया था तो हालात अच्छे भी हो सकते हैं। कौन से हालात? इंपेयरमेंट लॉस क्यों चार्ज किया था? इंडिकेशंस थी, उन इंडिकेशंस की वजह से रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की थी, वो कैरिंग अमाउंट से कम निकली थी, तो अब हालात अच्छे भी हो सकते हैं। पहले गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी, हमें नुकसान पहुंच रहा था, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमें फायदा पहुंच जाए। पहले मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स बहुत सारे आ गए थे, अब सारे ही चले गए। जैसे वो अभी रिसेंटली ना कुछ ब्रांड्स का बाइकआउट हुआ, तो उसे क्या हुआ, पाकिस्तानी ब्रांड की एकदम से उनको मौका मिल गया, तो मार्केट के हालात बदले, हालात अच्छे हो गए। तो जो पिछला लॉस चार्ज किया था उसको कर देंगे रिवर्स। तो पहले तो उसकी कुछ जबानी सी चीजें जल्दी से पढ़ा दें। पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9, रिवर्सिंग एन इंपेयरमेंट लॉस, पॉइंट 1 सारा पढ़ लें। ये वही सारी इंडिकेशन जो थी ना उन्हीं को उलट कर दिया, हालात खराब हो रहे थे, हालात अच्छे हो रहे हैं, तो पॉइंट 1 सारा पढ़ लें। एक क्वेश्चन था हेड ऑफिस के कैश आउटफ्लोज के हवाले से, वो आपने कहा था किसके लिए? हेड ऑफिस के कैश आउटफ्लोज के हवाले से, हेड ऑफिस के जो एसेट है, कॉर्पोरेट एसेट, ये कैरिंग अमाउंट को हम एलोकेट कर देते हैं सीजीयूज को, लेकिन उसके जो कैश आउटफ्लोज नहीं है हाँ, वो भी एलोकेट करेंगे। जब हम उनको सीजीयू का हिस्सा बना रहे हैं तो फिर उसके कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज और वो जो उसको एंड पे बेचने से सारा पैसा आएगा वो भी कंसिडर होगा। तो मैंने क्या कहा था? आपने कहा था मैं नोट बनाने के बाद बताऊंगा। मेरे ख्याल में तो मैंने सवाल सॉल्व करते बता दिया था कि हम मजबूरन सिर्फ तीनों सीजीयूज की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बल्कि हाँ मुझे याद है मैंने कहा था आईएएस की इलस्ट्रेटिव 8 एग्जांपल है, उसमें उसने ली भी हुई है वैल्यू, मैं वहां खड़े होकर बोली थी ये बात। वो सर ऑब्वियसली ये था कि अगर हमें वैल्यू इंक्लूड निकालनी है हाँ, सीजीयूज की, हाँ, खुद से निकालनी है, हाँ। और उसमें क्या हेड ऑफिस की देखें जब हमने बड़ा सीजीयू बना लिया और उस बड़े सीजीयू के अंदर हेड ऑफिस को भी शामिल कर लिया, तो जब सबके कैश फ्लोज आ रहे हैं तो फिर हेड ऑफिस के भी आएंगे ना। यानी एक्चुअली वो जब हमने पूरे बिजनेस को एक सीजीयू कह दिया तो फिर सारे बिजनेस के कैश फ्लोज आ गए, उसमें उस हेड ऑफिस के कैश आउटफ्लोज भी आएंगे, और हेड ऑफिस के सारे एसेट्स को एंड पे जितने का भी बेचेंगे वो डिस्पोजल इनफ्लो भी आएगा। सवाल में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डाटा नहीं था, जैसे वो कराची लाहौर पेशावर वाला सवाल किया था, उसमें हमने तीनों सीजीयूज की जो फिगर दी हुई थी उसी को मिला के बड़े सीजीयू की रिकवरेबल कह दी थी, जो कि सही नहीं था, लेकिन उस वक्त हल नहीं था कोई और हमारे पास। अदरवाइज असल तरीका यह है कि हेड ऑफिस के आउटफ्लोज भी लेंगे क्योंकि हमने पूरे बिजनेस को सीजीयू कह दिया है, तो उसके सारे कैश आउटफ्लोज और सारे कैश इनफ्लोज जिसमें एंड के ऊपर उस बिल्डिंग की डिस्पोजल वैल्यू भी आएगी, और अगर हेड ऑफिस का ही कोई फ्लोर किराए पे दिया हुआ है तो उसका किराए का इनफ्लो भी आएगा। ठीक है, और ये उस केस में अगर हमने ओवरऑल सीजीयू बना दिया, जी। तो ओवरऑल सीजीयू नहीं बनाया और जो कॉर्पोरेट एसेट है हाँ, रीजनेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट। हाँ तो देखें जब कॉर्पोरेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट को हम बांट रहे हैं तो उससे जो इनफ्लोज आने हैं वो भी फिर बांटेंगे ही ना, उनको भी बांटेंगे फिर। हाँ जी, रिवर्सल का पॉइंट 1 कहा है, पढ़ लें सारा। जी, लॉस रिवर्सल का पॉइंट 1 डन। अच्छा पॉइंट 2, नहीं पॉइंट 2 से पहले मैं आपको पेज 10
रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर एन इंडिविजुअल एसेट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट 2 और 3 पढ़ा दूंगा। पेज 10 पे आ गया हूँ मैं। और अगर हमने लॉस रिवर्स करना है तो पहली बात उसको कैलकुलेट कैसे करना है और दूसरा उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है फॉर एन इंडिविजुअल एसेट बताता हूँ पहले। इसके लिए आप ना प्रैक्टिस क्वेश्चन खोलें। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिएगा 8 होगा एक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। इसमें छोटा सा सवाल है, इसमें 2 डेट्स पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है और सवाल में मैंने मेंशन किया है कि ये प्लांट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। क्वेश्चन 8 है नहीं, तो फिर ये कॉस्ट मॉडल पे है। अगर कोई ऐसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे हुआ तो बताया होगा, जैसे वो जो पास पेपर का सवाल किया था जून 22 का, तो उसमें ना बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ था कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। तो जिस एसेट के बारे में रिवैल्यूएशन मॉडल है बताया है तो है, वरना कॉस्ट मॉडल है। अब एक प्लांट है जिसको 1 जुलाई 15 से लेके चलते हैं और रास्ते में 30 जून 17 और 30 जून 19 ये 2 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। चले नमाज पढ़ लें पहले, क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी बात। मगरिब पढ़ लें पहले। अच्छा जी, अभी सवाल करने लगे थे। अच्छा वो क्या था, दिसंबर 7 एक ना सवाल है, वो मैं लेक्चर 9 में ये रिकॉर्डिंग वालों को कहना भूल गया था, तो अब कर लेना। मैंने ना एक सवाल कराते हुए जब पहली दफ़ा सीजीयू बता रहा था ना, मैंने तब एक बात बोली थी कि फैक्ट्री में बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन वैसे ही नॉर्मली बोलते हुए कहा जाएगा जी फलाना वो तो आज प्लांट पे गए हैं, तो इसका मतलब प्लांट में बैठे हुए जा गए हैं, इसका क्या मतलब है? पूरी फैक्ट्री की बात हो रही है। तो दिसंबर 7 के अंदर उसने ना प्लांट का वर्ड यूज़ किया है। वो एक्चुअली एक एसेट नहीं है, वो फैक्ट्री को प्लांट कह रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सवाल लिखने वाले के जज्बात क्या हैं? तो वो क्या ही सीजी यूज़ रहा है, सवाल ही सीजी यूज़ का है। तो आपको जो वर्ड प्लांट नजर आ रहा है ना, वो प्लांट नहीं है, वो पूरी फैक्ट्री है। इसी की वजह से कंफ्यूजन है ना, कि नहीं? आपको इसी वजह से कंफ्यूजन है कि प्लांट का वर्ड है इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि आपको वो प्लांट के वर्ड की वजह से प्लांट लग रहा है। वो प्लांट नहीं है क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कैश जनरेटिंग यूनिट्स। ये जो प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 का नाम लिखा हुआ है, दिसंबर 7 की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ सामने वाले बैठों को मैंने कह दिया था, वो कैमरा बंद करा के कहा था, आपको कहना याद नहीं रहा था। इसमें उन्होंने ये जो प्लांट 1, 2, 3 दिए हुए हैं, ये प्लांट नहीं है, पूरी फैक्ट्री है। ये कैसे पता चल रहा है कि फैक्ट्री है? क्योंकि उसने कहा हुआ है कैश जनरेटिंग यूनिट्स एज फॉलोज हैं, तो ये पूरी फैक्ट्री है। अच्छा, कॉर्पोरेट एसेट्स अगर बांटे जा सकते हैं तो पहले उनको बांटेंगे, फिर जो सीजीयू की शक्ल बनेगी वो अब सीजीयू है पहला जो इंपेयरमेंट के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट, देखें नंबर 1 क्या है? सिंगल एसेट। नंबर 2 सीजीयू। नंबर 3 बड़ा सीजीयू। ये बड़ा सीजीयू क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं बंट पा रहे। तो अगर बंट पाते तो फिर बड़ा सीजीयू बनाते नहीं ना। तो ये वाला जो काम है ना, ये है ही तब जब इस सीजीयू के अंदर इस फैक्ट्री के एसेट्स प्लस बटे हुए कॉर्पोरेट एसेट्स ये बंट जाएंगे, फिर जो शक्ल बनेगी उसको हम सीजीयू कहेंगे और इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले बाकी फैक्ट्री की कर लें उसके बाद उसमें साथ तो उसके बाद को मिला के क्या कर लेंगे हम? मतलब अगर इसके बगैर बाकी सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो फिर बाद में इनको मिलाना है, तो फिर क्या फायदा? इसलिए इनको पहले बांट लेंगे अगर बंट सकते हैं। मैंने जो क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था सॉल्व, पता नहीं शायद 5, 6 था कि क्या था या 7 था, तो मैंने ऐसे ही किया था। पहले कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटा था, उसके बाद जो शक्ल बनी थी उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की थी। तो अगर कॉर्पोरेट एसेट्स बंट सकते हैं तो फिर उनको बांटने से पहले की कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं है, वो सिर्फ ये थी। अगर कॉर्पोरेट एसेट्स बंट सकते हैं तो पहले वो बटेंगे, फिर उनके बंटने के बाद जो सीजीयू की शक्ल बनेगी वो पहली दफा सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो कॉर्पोरेट एसेट्स बांटने से पहले कोई इंपेयरमेंट नहीं है, वो बस इंडिविजुअल एसेट की थी।
अब देखें ना, इसमें 2 बन सकते थे, शायद 1 2, तो उनको बांटने के बाद 3 सीजीयू की शक्ल मुकम्मल होनी थी, तो वो थी पहली इंपेयरमेंट। उसके बाद जो नहीं बढ़ सकता था यानी कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी वजह से फिर पूरे बिजनेस को एक सीजीयू बनाया। ये दिसंबर 7 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो इनको बैठे चूंकि मैं कह चुका था होमवर्क, तो ये इनको मसला था, ये रिकॉर्डिंग वाले कर लें तो अच्छी बात है। चलें जी, हम थे प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे ना, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लें, मैं करता हूँ। चलें, पढ़ लिया। एक प्लांट है, 1 जुलाई 15 को खरीदा था और इंस्टॉल कर लिया था, और उसकी लाइफ 8 साल थी, और 2 उसके इम्पेयरमेंट टेस्ट हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है 8 ना, 8। क्या जुलाई 1 जुलाई 15 को खरीदा था, कितने का 40, लाइफ कितनी थी, तो 30 जून 16 को डेप्रिशिएट किया होगा, 40/8 5, फिर उसके बाद 1 साल और गुजरा होगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 5, 30 रह गया। 30 जून 17 को इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई, कैरिंग अमाउंट 30 है और रिकवरेबल अमाउंट, तो इसी दिन रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से हायर कितनी 24, इसका मतलब 6 का हो गया इंपेयरमेंट लॉस। कॉस्ट मॉडल पे है, एंट्री क्या बनी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये हो गया 2017। फिर इसकी जिंदगी आगे बढ़ी, तो 1 जुलाई 17 से अब ये बैलेंस कितना रह गया इसमें 24, फिर 30 जून 18 आया। अच्छा, अब चूंकि इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हो गया हुआ है, तो अब डेप्रिसिएशन वही 5 ही रहेगी, नहीं, अब 24 के पास जिंदगी रह गई है 1 2 साल गुजर गए, 6 रह गई, 4, फिर 30 जून 19 जी 16, लाइफ चेंज हो गई। अच्छा, रिड्यूस हो गया भाई, 2018 में एस्टीमेट 2 साल कम हो गया, तो 6 की जगह 4 रह गया। यहां तक बताएं एतराज। अच्छा, 19 की डेप्शन चार्ज करेंगे पहले या पहले इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। अब की बार जब रिकवरेबल अमाउंट निकाली तो वो आ गई कितनी जी 19, बस वो एक कागज देना था प्रिंट के लिए, इसलिए पूछा था, वो मैंने देखा ही नहीं, आपने जवाब दिया होगा, मैंने देखा ही नहीं, बस एक प्रिंट लेना था सिर्फ। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, पहले ना रिकवरेबल अमाउंट कम थी तो इंपेयरमेंट लॉस था, अगर पहले ही 24 की जगह 34 होती तो कुछ भी ना करते, लेकिन एक बार लॉस हो गया, अब रिकवरेबल अमाउंट जब दोबारा ज्यादा हुई है, तो अगर रिकवरेबल अमाउंट ऊपर ऊपर चल रही होती ना कैरिंग अमाउंट से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट ही नीचे, तो हमें एसेट को नीचे गिराना पड़ा, ये लॉस चार्ज हो गया। चूंकि गिरा चुके हैं, अब बाद में जब रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाएगी तो हमें इसको फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर लॉस चार्ज हुआ था और फिर हालात अच्छे हुए हैं, तो जो लॉस चार्ज हुआ था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, हमें इसको बढ़ा के 19 तक ले जाना पड़ेगा या लॉस रिवर्स करना पड़ेगा, लॉस रिवर्स करना है, और जब लॉस रिवर्स करना है ना, तो मैं इसी बात को दोबारा समझाता हूं। एक एसेट की कैरिंग अमाउंट ये ऐसे जारी थी, ऐसे क्यों जारी थी, डेप्रिशिएट हो रहा था, रिकवरेबल अमाउंट इसकी ऊपर थी तो कोई मसला नहीं, चलता रही जिंदगी इसकी आगे। अब रिकवरेबल अमाउंट की नीचे गिर गई, तो इसको हम गिरा के यहां तक ले जाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज हो गया, फिर जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हो गई, और अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट दोबारा ज्यादा हो गई, तो इसको उठा के हम यहां तक ले जाएं, फिर
बस यहां तक। ये क्या किया मैंने, ये क्या है? अगर लॉस ना होता, अगर ये नीचे ना गिरा होता तो फिर कहां होता? तो ये चलते 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 यहां तक पहुंचा होता। तो इसको हमने लॉस रिवर्स करना है, गेन नहीं बनाना। तो रिवर्स करके वहां तक पहुंचाना है जहां तक ये पहुंच गया होता। क्यों पहुंच गया होता? अगर लॉस ना चार्ज हुआ होता। तो जिस तरह सीजीयू में, नहीं जिस तरह नहीं, जब सीजीयू में हम लॉस बांटते थे तो हर एसेट के साथ ज्यादती ना हो तो उसके लिए एक जमीन बनाई थी ना। तो अब जब वापस उठाना है तो उसकी एक छत है, उससे ऊपर नहीं जाने देना। जब भी एसेट का लॉस रिवर्स करने की बारी आएगी तो एक छत है जिससे ऊपर नहीं जाने देना। तो इंक्रीज हमें बाहिर नजर तो आ रही है 7, लेकिन हमें एक छत बनानी पड़ेगी। अब आप उसकी छत की जब अमाउंट कैलकुलेट कर लें तो वो मैं आपको 2 तरीकों से बताता हूं। असल तरीका एक है, दूसरा तरीका शॉर्टकट है जो स्ट्रेट लाइन पे लगेगा बस। और उम्मीद करते हैं कि सीफैप में आपको वो रिड्यूसिंग बैलेंस और वार्स मेथड में तो नहीं उलझाया जाएगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ही हुआ तो शॉर्टकट भी चल जाएगा। एक असल तरीका है और एक शॉर्टकट है। असल तरीका बताता हूं पहले। असल तरीका यह है जो मैंने आपको यहां डॉटेड लाइन से समझाया है। हम ये फिगर, ये छत कैसे कैलकुलेट करें? अगर लॉस चार्ज ना हुआ होता तो आज कब, 30 जून 19, तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती? तो हम लोग ना एक अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। 19.5 है। हम एक अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, छत कैलकुलेट करेंगे ये वाली। और वो छत ऐसे कैलकुलेट होगी कि इस को आखिरी बार जब इंपेयर किया था ये, तो अगर इंपेयर ना किया होता तो 30 जून 17 पे ये 30 था। इंपेयरमेंट ना हुई होती तो 24 होता कि 30 होता? 30 होता। और फिर इसने जिंदगी अपनी आगे गुजारी होती तो 30 जून 18 में कितना डेप्रिशिएट हुआ होता? ना, नहीं, नॉट 5। ये जो लाइफ चेंज हुई है ये क्या इसके इंपेयरमेंट की वजह से हुई है? नहीं। तो इसलिए 30 पे एस्टीमेट तो 12 चेंज हुआ होता, तो वो होता 4 जी। 2 गुजर गए थे, 6 रह गए थे, और 18 में इसका एस्टीमेट हुआ है चेंज। वो इंपेयरमेंट की वजह से नहीं हुआ, वैसे ही चेंज हो गया। तो ये आ जाता 7.5 और 7.5। तो आज ये अपने पुराने रास्ते पे चल रहा होता तो कहां तक पहुंचता? तो अब हम इसको उठा के 19.5 तक नहीं ले जा सकते क्योंकि छत आ गई है 15 पे। तो हम इसको कितना ऊपर उठा सकते हैं? कितनी अमाउंट से? 3। तो लॉस बेशक 6 हुआ था, लेकिन हम सिर्फ 3 रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जब लॉस रिवर्स होगा तो हमें कैरिंग अमाउंट को वापस ऊपर उठाना होगा रिकवरेबल अमाउंट तक। तो रिकवरेबल अमाउंट तक उठाने के लिए हम इस छत से ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम गेन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लॉस रिवर्स कर रहे हैं। तो लॉस रिवर्स करने के लिए छत क्या होगी? अगर पुराने रास्ते पे चल रहा होता तो आज कहां तक पहुंचा होता? तो इसको हम यहां तक उठा सकते हैं बस। अगर आपको ये डायग्राम बेहतर लगी है तो हम अभी यहां खड़े हैं 12 पे, 19.5 तक ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं? हाँ जी। तो अमाउंट किस से एंट्री होगी? 3। तो 30 जून 19 पे एंट्री हो जाएगी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। और इंपेयरमेंट लॉस लिख दें वो भी ठीक है, P&L लिख दें वो भी ठीक है। तो हम लॉस रिवर्स सिर्फ 3 का कर सकेंगे। तो पेज 10 के टॉप पे मैंने पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। मैंने खैर क्या IS का पैराग्राफ ही छपा हुआ है। तो पेज 10 के टॉप पे अपर लिमिट फॉर रिवर्सल, मुझे ये वाली बात लिखी हुई है। जितना भी था इस एसेट की जिंदगी में सारा कर सकते हैं। यानी अगर 2018-17 में भी हुआ होता, फिर ये लें, आपको डायग्राम से बना देते हैं। ये बात समझ आएगी? एमी में टाइम जाएगी ये वाली डायग्राम। तो मैं इसी से बता देता हूँ आपके सवाल का जवाब। एक एसेट की लाइफ चल रही थी, इस दिन रिकवरेबल इतनी थी, हमने लिफ्ट नहीं कराई और आगे बढ़ गए। इस दिन रिकवरेबल इतनी थी, हमने इसको नीचे गिरा लिया, लॉस आ गया लेट्स से 20 का। फिर इस दिन से और आगे बढ़ना शुरू हुए, यहां तक पहुंचे तो रिकवरेबल अमाउंट इतनी थी। अब जब हम इसको ऊपर उठाने लगे तो कितना ऊपर उठा दें? बस यहां तक। तब यहां तक नहीं जा पा रहे तो ठीक है, जहां तक जा सकते हैं वहीं जा सकते हैं। फिर जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हुई, फिर रिकवरेबल यहां आ गई। अब बस, और अगर ये इन ईयर्स में और नीचे गिर गया होता और फिर आगे बढ़ रहे होते तो फिर इसको ऊपर तक उठा सकते थे। तो जब भी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगी, और नहीं एंड
पिछले पीरियड में लॉस था, तो ये काली डॉटेड लाइन से हम नीचे ही चल रहे हैं। तो जब तक इसे नीचे चल रहे हैं, जब भी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी मुझसे ऊपर उठ के जा सकते हैं, लेकिन इस डॉटेड लाइन से ऊपर नहीं जा सकते। ये पेज 10 के ऊपर पहला पैराग्राफ। अच्छा, अगर ये बात समझ आई है ना, तो उसको ड्रॉ करके ना की कहानी लिखें भी, अपने आप को बताएं भी ये क्या किया था। रेहान, इस पे है कैमरा? हाँ जी, कहानी नोटेड। तो पेज 10 के शुरू में जो पैराग्राफ है वो इस लिमिट की बात कर रहा है कि जब भी इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बाद में कभी बढ़ेगी तो फिर लॉस रिवर्स करें, लेकिन लॉस रिवर्स करते हुए छत जरूर देख लें। और छत क्या है वो कह रहे हैं अमाउंट के अगर इसकी परवाज में कोताही ना आती तो ये कहां तक पहुंचा होता? 4.5 कहां जाएगा? अगर यहां 34 होता तो क्या करते? तो 4 कहां जाता? ये ऊपर हवा में है सब, तो ये हवा में चला जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 8। ओके, क्वेश्चन 9 देखें। जी जी, मेरे ख्याल में फिर भी नहीं। अगर पूरा सीजीयू, पूरा बिजनेस सीजीयू बन रहा है तो ये आईएस ने कहा है कि जो इंडिविजुअल एसेट के लिए रूल्स थे कैश फ्लोज के, वही सीजीयू के लिए भी हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में नहीं बदलेगा रूल, तो अभी भी टैक्स और इंटरेस्ट इग्नोर ही होगा। क्वेश्चन 9 पढ़ लें।
अब इसमें एक एसेट है और उसकी वैल्यू इन यूज खुद कैलकुलेट करनी है। यहां पर ना एक पॉइंट बता रहा हूं, वो वैल्यू यूज पढ़ाते हुए मैंने तब नहीं समझाया था। अच्छा, मैंने ना सवाल ज़्यादा दिखाने हैं तो ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वो सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं आपको सवाल और सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिखा के डिस्कस करता हूँ, ठीक है? कोई एतराज़? ये ऑन करना है। मुझे नहीं पता। लाइट कौन सी बंद करनी है? ये तो नजर नहीं आ रहा ना यार। ये इतना डार्क क्यों है? पढ़ा जा रहा है? नहीं रान, ये बहुत डार्क लग रहा है मुझे प्रोजेक्टर। अरे लाइट ऑन करने से क्या होगा भाई? पढ़ा जा रहा है? देखो जरा स्क्रीन में। देख ले यार। इकतीस दिसंबर 18, पहला साल, मतलब पहली दफा इम्पेयरमेंट होने लगी है। एक प्लांट था यार, मुझे लग नहीं रहा कि स्क्रीन में नजर आ रहा है। पढ़ा जा रहा है? पता नहीं, देख यार जरा। अच्छा, 3,000 मिलियन की कैरिंग अमाउंट है और उस वक्त रिमेनिंग लाइफ रहती है 10 साल। जब 31 दिसंबर 18 पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो उस वक्त इसकी लाइफ 10 साल रहती थी और ये वो 10 साल है। 3, 6, 9 और 1 10। ये नेट कैश फ्लोज हैं और इनके लिए डिस्काउंटिंग का रेट 10 या 14, 14। इसी वक्त यानी 2018, डेट 31 दिसंबर 18 की है, अभी ही मैनेजमेंट का प्लान था कि वो रीस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग होती है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की चेंज या कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई बहुत चेंज। तो मैनेजमेंट का इरादा था, बल्कि इरादा क्या, फैसला था कि वो रीस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन उस वक्त तक कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। जब आपको कैश फ्लोस पढ़ाए थे ना, अभी मैंने यहां खोला हुआ है, आप बेशक बुक में देख लें, शुरू में जब कैश फ्लोस पढ़ाए थे तो उनमें कैश फ्लोस का एक पॉइंट लिखा हुआ था, जब फ्यूचर कैश फ्लोस पढ़ा रहा था, कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हुए, वैल्यू यूज लेते हुए, हमने वो कैश फ्लोस इग्नोर करने हैं जो फ्यूचर इंप्रूवमेंट की वजह से आएंगे या उस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से होंगे टू विच एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। तो 31 दिसंबर 18 पे इरादा, और कमिटेड का मतलब है जब उनकी ऑब्लिगेशन बन रही हो, मैंने शायद ब्रैकेट में भी बात लिखी हुई है,
तो लेकिन ऑब्लिगेशन कोई नहीं बन रही थी। अगर रीस्ट्रक्चरिंग भी कंसिडर कर लें तो ये वाले कैश फ्लोज आएंगे। तो हम अभी वैल्यू इन यूज इनके मुताबिक निकालें या इनको भी शामिल कर लें? तो ऊपर वालों के मुताबिक निकाला, डिस्काउंट रेट 14% किया और 31 दिसंबर 18 पे ये देखें, ये यही वाले कैश फ्लोज हैं जो ऊपर वाले टेबल में 300, 280, 420, 300, 280, 420। तो हम ये 10 साल के कैश फ्लोज लिए, 14% पे डिस्काउंटिंग की और ये वैल्यू इन यूज आ गई। इस वैल्यू इन यूज को कैश से कंपेयर किया और इंपेयरमेंट लॉस आ गया। और चूंकि कॉस्ट मॉडल है, मैंने कहीं भी आपको रिवैल्यूएशन नहीं बताई, तो ये इंपेयरमेंट लॉस P&L को चार्ज हो गया 949, ये 949 चार्ज हो गया यहां तक। उसके बाद 2019 आ गया और 2019 में हमें कोई जरूरत नहीं लगी दोबारा इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने की। तो 19 में बस सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगी और ये 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। 18 के एंड पे खड़े थे, 3000 कैरिंग अमाउंट थी और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 10। तो 19 में 10 के ऊपर डेप्रिशिएट करके ये अमाउंट आ गई। ये कॉलम समझाता हूं अभी क्या, ये शॉर्टकट लगाया हुआ मैंने अभी, वो जो छत बता रहा था ना, फिर कहा था एक शॉर्टकट भी है, तो ये वो शॉर्टकट का कॉलम बनाया है, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। 2019 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। उसके बाद 2020 आ गया। 2020 रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमिटमेंट हो गई और चूंकि अब कमिटमेंट हो गई तो अब उसके कैश फ्लो को कंसीडर करना। रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई 2000 के नहीं हो गई, नहीं हुई ना, कहां से हो गई, कमिटमेंट हुई है अभी, मैं भी होगी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, कमिटमेंट हुई है अभी, सिर्फ कमिटमेंट हो गई है। अच्छा, अब कमिटमेंट हो गई है तो कैश फ्लो कंसीडर करने हैं, अब कभी भी नहीं करने, अब करने हैं। और ये लिखा हुआ है कि जो अंदाजे लगाए थे अभी भी अंदाजे वही हैं। अभी हम कहां खड़े हैं 2020, अंदाजे वही हैं, लेकिन चूंकि अब कमिटमेंट हो गई हुई है तो अब हम, अच्छा हम कहां खड़े हैं 2020 के एंड पे, तो ये गया और ये गया, फ्यूचर रह गया ये। तो अब चूंकि कमिटमेंट हो चुकी हुई है तो हम इन कैश फ्लोज के अंदर ये वाले कर लेंगे शामिल। तो अब जब दोबारा वैल्यू यूज निकलेगी तो 420 की जगह 470, 520 की जगह 550, नहीं उल्टा हो गया, हाँ हाँ हाँ, 2021 वैसे ही है, 520 में 570 हो जाएगा, 350, 380 हो जाएगा, 420। तो अब जब 2020 के एंड पे खड़े होके हम लोग दोबारा वैल्यू यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें, अब चूंकि कमिटमेंट हो गई हुई है तो अब कर सकते हैं कंसीडर। तो रीस्ट्रक्चरिंग वाले कैश फ्लोज को शामिल किया और अब ये वाले कैश फ्लोज हैं जिनके ऊपर हमने 14% पे वैल्यू यूज निकाली। ये 18 और 20 के एंड पे वैल्यू यूज निकाली है। ये वाली बात समझ आई है तो बताएं। हाँ जी, ओके। जब 2018 था उस वक्त चूंकि कमिटमेंट नहीं थी तो हमने इनको इग्नोर किया था, लेकिन जब 2020 आ गया तो कमिटमेंट हो गई, इसलिए हमने इन दोनों को शामिल करके फिर वैल्यू यूज निकाली। और अब जब वैल्यू यूज निकाली तो कब की बात हो रही है, 31 दिसंबर 20। तो 31 दिसंबर 20 डेप्रिशिएट करते करते हम यहां तक आ चुके थे और अब नई रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 2161, नहीं 2161 नहीं है, सॉरी, हाँ 2161 है, 2161 है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हम ऊपर जा सकते हैं या छत से टकरा जाएंगे। 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं, डेप्शन चार्ज करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हुए हैं और अब जो नई वैल्यू यूज निकाली है वो 2161 है। हम लोग यहां से यहां चल रहे थे, नीचे गिर गए थे, फिर यहां चलने शुरू हुए, अब हम खड़े हैं 1640 पे। और अगर हम यहीं चलते रहते तो ये छत है और ये फिगर कैसे निकलेगी। अगर हम तब इंपेयरमेंट लॉस चार्ज ना किए होते तो 3000 होता, ये नजर आ रहे हैं ना। कब की बात है, 30 जून 18। तो फिर 30 जून 19 आता, कितनी डेप्शन चार्ज हो जाती, फिर 30 जून 20 आता, आज हम 2400 पे खड़े होते। 2400 कैसे निकाला है, 3000 को इग्नोर इंपेयरमेंट 19 और 20 चार्ज किए, तो आज हम यहां खड़े होते। तो ये छत है, नई रिकवरेबल कितनी है 2161, तो छत के अंदर अंदर ही है ना, इसलिए ये सारा का सारा लॉस रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारा का सारा लॉस 520 रिवर्स हो गया, तो जो पहले एंट्री की थी वो रिवर्स। वो आ गया हुआ है। आपको जब ये 2022 के कैश फ्लोज दिए हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग होनी कब थी
21 के एंड पे, तो जब 21 के एंड पे होनी थी, हाँ ये शायद मिस कर गया ना, अरे नहीं ना, वैल्यू इन यूज निकालते हुए फ्यूचर कैश फ्लोज में हमने उन कैश आउट फ्लोज को इग्नोर करना होता है जिनके लिए ऑलरेडी कोई लायबिलिटी बनी हुई है। उन्हीं कैश फ्लोज के पॉइंट्स में देखिएगा, एक पॉइंट बताया था कैश आउट फ्लोज में हमने उनको इग्नोर करना है जिनके लिए ऑलरेडी कोई लायबिलिटी बना चुके हुए हैं। इसी वजह से डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी नहीं लेते, इसी वजह से लोन की रीपेमेंट को भी नहीं लेते। तो अब जब हम 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं, ये लायबिलिटी वाली बात नहीं, लायबिलिटी जिसकी बना चुके हैं ना उसको हम आउटफ्लोज में नहीं लेते। तो जब हम 21 के एंड पे खड़े हैं, 20 के एंड पे, और हम अब कमिट कर चुके हुए हैं, इसका मतलब प्रोविजन बना ली होगी हमने, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 100 मिलियन की हम प्रोविजन बना चुके। कैरिंग अमाउंट पे क्यों आएगा? ये डिसमेंटलिंग नहीं है, ये रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग होती है जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेसेस को चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फारिग करते हैं। मेन खर्चा लोगों को फारिग करने का होता है। कमिट कर लिया तो कर लिया, रिकॉग्नाइज लिखा हुआ है, प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर ली ना। ये मेरे ख्याल में आप शायद ना इसको डिसमेंटलिंग से मिक्स कर रहे हैं, उसमें प्लान डेबिट होता है, नहीं ये एक्सपेंस बनता है। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना है, और मेन खर्चा जब पुराने वर्कर्स फारिग होते हैं तो उनको वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो ये एक्सपेंस होता है। 20 में बना चुके हैं, अरे हम 20 में खड़े हैं ना, तो 20 में जब बना चुके हैं, हम 20 के एंड पे खड़े हैं, पेमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। ये दूसरी पेमेंट टेस्टिंग कब हो रही है? 20 के एंड पे खड़े हैं ना, तो फिर ऑलरेडी हो गया ना। तो जब 20 के एंड पे हम लोग प्रोविजन बना चुके, तो इस 100 के आउटफ्लो को कंसिडर नहीं करना, इसलिए नहीं किया। कहां थे भाई हम, क्या बात हो रही थी, क्या कर रहा हूं मैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या बात हो रही है। 2020 के एंड पे खड़े हैं, और अब जब दोबारा वैल्यू इन यूज निकाली तो वो ज्यादा निकली, और उसके लिए हमने पहले लिमिट चेक की, तो लिमिट के अंदर अंदर ही था, इसलिए हमने लॉस रिवर्स कर दिया। और उसके बाद 2021 आ गया, और 21 में उन्होंने कहा है कि दोबारा इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो 21 की बस सिर्फ डेप्शन चार्ज होगी। ओके, अच्छा अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट ये है, और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन की नहीं चलेगा। शॉर्टकट ये है कि जितना इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था ना, जितने साल गुजरते जा रहे हैं, आप उस लॉस की अमाउंट को डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाए। जब लॉस चार्ज किया था उसके बाद डेप्रिसिएशन इसको 10 से डिवाइड करके निकली ना, तो आप लॉस की अमाउंट को भी 10 से डिवाइड कर दें, लॉस की अमाउंट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, ये सिर्फ हवाई वर्किंग हो रही है, एंट्री कोई नहीं हो रही, इसकी कोई एंट्री नहीं हो रही। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आप ये छत नहीं निकालना चाहते तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि छत तक का फासला कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी है छत कैलकुलेट की, इस छत कैलकुलेट करने से फिर क्या फायदा हो रहा है? हमने देखना है कि अगर तो रिकवरेबल इसके अंदर अंदर तक है तो रिवर्स कर दें, अगर रिकवरेबल इससे ऊपर जा रही है, किधर है यार, किससे बातें कर रहा हूं मैं, अगर रिकवरेबल अमाउंट 2400 से ऊपर चली गई है तो बस हम सिर्फ ये 400 800 ही रिवर्स कर सकते हैं। तो छत की अमाउंट हमारे लिए एक लिमिट की अमाउंट है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट ये चलेगा कि आप लॉस की अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करें, और अब जब इंपेयरमेंट दोबारा हो रही है तो ये फिगर आपको बताएगी कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। यानी ये फिगर छत तक का फासला है, हमें कितना इंक्रीज चाहिए, तो इसके अंदर गुंजाइश है ना, तो फिर 520 रिवर्स हो जाएगा। अगर ये 300 होती तो फिर हम सिर्फ 300 तक रिवर्स कर पाते। तो आप चाहे छत कैलकुलेट कर लें, चाहे छत तक का फासला कैलकुलेट कर लें, ये सिर्फ शॉर्टकट चलेगा स्ट्रेट लाइन के लिए। और ये इसलिए फायदेमंद है कि कॉस्ट मॉडल में तो आपको लग रहा है कि छत कैलकुलेट ज्यादा आसान है करना, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में छत कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन के लिए चलेगा सिर्फ। तो अगर आपको सवाल आ भी गया और रिवैल्यूएशन भी हुई उसके अंदर, तो फिर उम्मीद है कि स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में ये शॉर्टकट चल सकता है। क्या है शॉर्टकट? लॉस की अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे बांटें, और अब जब दोबारा इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट है बाय विच आप लॉस रिवर्स कर सकते हैं। छत अपर लिमिट थी, एसेट को बढ़ाएं, यहां से ऊपर नहीं ले जा सकते। ये क्या अमाउंट है? एंट्री की अमाउंट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये जो 2400 निकाला, ये एंट्री की अमाउंट है। अगर रिकवरेबल अमाउंट ये होती तो 2400 एंट्री की अमाउंट है। एंट्री की अमाउंट क्या है? इनका डिफरेंस ना, तो ये एंट्री की अमाउंट की लिमिट है। यानी आप अगर ये कॉलम साथ चला लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा की एंट्री नहीं कर सकते हम। अगर इससे कम कम की एंट्री करनी है तो कर दे, अगर इससे ज्यादा अमाउंट की एंट्री करने लगे तो बस हम इतने की एंट्री कर सकते हैं। तो ये है इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल अगर कॉस्ट मॉडल है तो।
बारे में 2 लाइंस बताएं, क्या होता है रिस्ट्रक्चरिंग, क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग होती है जब हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस, और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं, ये तो प्लांट का सवाल था इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस कह रहा हूं, अदरवाइज पूरा बिजनेस करने का तरीका बदल जाता है। या तो हम पुराना काम बंद कर देते हैं, स्कोप बदल जाता है, या पुराने काम करने का तरीका बदल देते हैं, तो मैनर बदल जाता है। और अगर टिपिकली प्लांट की बात करें तो प्रोडक्शन प्रोसेस रीडिजाइन हो गया, और उसकी वजह से जो खर्चे होते हैं उनमें मेन खर्चा वर्कर्स को फारिग करके उनको पैसे देना होता है। हाँ जी, क्वेश्चन 9 ओके। अच्छा, ग्रुप में ना किसी ने सवाल पूछा था तो वो अब मैं सबको बताता हूं। रेहान जी नजर आएगा? पक्की बात। एक एसिड की कैरिंग अमाउंट थी 100 और उसकी फेयर वैल्यू थी 104, कॉस्ट टू सेल 4 थी और वैल्यू इन यूज थी 95, रिकवरेबल अमाउंट 100 और इम्पेयरमेंट नहीं है। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो बस नो इम्पेयरमेंट है। अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जब एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, IAS 16 अलग है, IAS 36 अलग है। IAS 36 ने रिकवरेबल अमाउंट बनानी है इन दोनों में से हायर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर कह रहा हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नॉट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है कि अगर ये नहीं भी पता तो इससे काम चल जाएगा। अब चाहे एसेट कॉस्ट मॉडल पे था चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पे था, इंपेयरमेंट टेस्टिंग यानी IAS 36 ये है। लेकिन IAS 36 पहले आएगा कि IAS 16? तो IAS 16 के तहत अगर कॉस्ट मॉडल पे एसेट था तो ठीक है, IAS 16 का आंसर है कि ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। लेकिन अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो इस पे बाद में आएंगे, पहले इसको रीवैल्यू करेंगे और रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तक, फेयर वैल्यू तक। तो अब जब IAS 16 में इसको रीवैल्यू करेंगे तो ये 104 तक आ जाएगा। अब इस 104 कैरिंग अमाउंट पे जब IAS 36 लगाएंगे तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी, 100। तो लॉस हो गया कितना? अब ये जो 4 का लॉस है ये इंपेयरमेंट लॉस है कि रीवैल्यूएशन लॉस है कि पता नहीं कौन सा लॉस है। देखें, हम इस एसेट को रीवैल्यू करके 104 तक ले गए और 4 का गेन OCI में रिकॉर्ड कर दिया। OCI, वैसे तो आप बड़े हो गए हैं लेकिन पता नहीं OCI सामने आया भी है कि नहीं। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये होती है P&L के बाद वाली चीज। ये वो गेन लॉस होते हैं जो है तो गेन और लॉस, लेकिन इनके IAS इनको इनकम एक्सपेंस नहीं मानते। तो हमने इसको अच्छा भला 100 पे बैठा हुआ था, हमने इसको अपवर्ड रिवैल्यू किया, 4 का गेन OCI दिखाया और फिर उसको कहा गया तुम्हारे पे तो लॉस है और वो लॉस P&L में डाल दें। तो ये P&L में जाना लॉजिकल है, यानी एसेट तो वही है जो पहले था और उसके हालात भी सब ठीक हैं, लेकिन हमने पहले उसको रिवैल्यू अपवर्ड किया और वो गेन भी OCI में लेके गए और फिर उसके बाद अब ये लॉस जो हो तो उसको P&L में ले जाए। तो इसलिए IAS 36 ने कहा है कि जब आप IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लें, पहले रिवैल्यू करें, उसके बाद अगर IAS 36 पे कोई गेन लॉस आए तो उसको डायरेक्टली P&L में ना ले जाएं, अगर पहले कोई सरप्लस है तो पहले उसको चार्ज कर लें। तो इसके लिए मैंने आपको अकाउंटिंग बताई थी कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट है तो उसका इंपेयरमेंट लॉस भी ऐसे ही अकाउंट फॉर होगा जैसे रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट फॉर होता है, यानी पहले सरप्लस डेबिट फिर गुंजाइश खत्म है तो P&L डेबिट। तो ये रीवैल्यू करना और चीज है और इंपेयरमेंट टेस्ट करना और चीज है। अब एक सवाल दिखाता हूं जिसमें एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10।
हाँ जी, एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो अब IS 36 लगेगा बाद में, पहले IS 16 लगेगा। हाँ, यहां नहीं लग पाएगा, क्यों? फेयर वैल्यू नहीं है। तो इन सब डेट्स में पहले IS 16 लगेगा, उसके बाद IS 36 लगेगा। हो सकता है इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकता है ना हो। जैसे इंपेयरमेंट लॉस नहीं, तो पहले IS 16 लगेगा, रिवैल्यूएशन अपवर्ड या डाउनवर्ड। उसके बाद IS 36 के मुताबिक इंपेयरमेंट लॉस की जरूरत हुई तो हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। और लॉस हुआ तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जैसे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की अकाउंटिंग होती है। तो आप सवाल किताब में खोल लें और सॉल्यूशन के सामने देख लें, वैल्यूज पे नजर रख लें सवाल में, और ये साथ में सॉल्यूशन बताता हूं। कब खरीदा? फर्स्ट, तो है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को ये प्लान खरीद लिया। उसके बाद 17 गुजरा, 1 साल की डेप्शन चार्ज हो गई। 1 जनवरी 18 को रिवैल्यूएशन हो गई। सवाल में देखें कहां तक पहुंचाना है, फेयर वैल्यू। तो ये 550 तक पहुंचा दिया और ये सरप्लस में आ गया 50। उसके बाद 18 एंड हुआ नहीं, 1 जनवरी 18 वाले दिन ही इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी हो रही है, क्योंकि 1 जनवरी 18 को जब रिवैल्यू किया तो उसके बाद उसी दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज हायर क्या है, तो 3 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। रिवैल्यूएशन अलग है और फिर इंपेयरमेंट लॉस आ गया, और इस इंपेयरमेंट लॉस को P&L की बजाय यही सरप्लस को ही चार्ज किया। रेहान, कहानी था इरफान को? फर्स्ट जनवरी 18 तक ओके। इसके बाद ईयर एंड आया, डेप्शन चार्ज हुई और सरप्लस ट्रांसफर। ये क्या होता है? वो जो सरप्लस रियलाइज हो रहा होता है, सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये सरप्लस से ट्रांसफर भी कर दिया। मैंने स्क्रीन पे वर्किंग खोली हुई है, आप ना यहां से यहां तक की एंट्रीज भी चेक कर लें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, ये सामने वैल्यूज देख लें और एंट्रीज देख लें। हाँ जी, यहां से आगे चलते हैं। 1 जनवरी 19 फिर से रिवैल्यूएशन हुई, क्योंकि फेयर वैल्यू दी हुई है, और अब रिवैल्यू मजीद अपवर्ड हो गया और सरप्लस आ गया। और इसी दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज को कंपेयर किया। देखें रिवैल्यूएशन के बाद हम कहां तक पहुंच गए? 517। 1 जनवरी 19 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 517। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 515। वैल्यू इन यूज तो रिकवरेबल क्या हुई, तो इंपेयर करना है नहीं, तो 1 जनवरी 19 को इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। 1 जनवरी 18 और 1 जनवरी 19 कंपेयर कर लें, फिर से ध्यान कर लें। 1 जनवरी 18 को भी मैंने रीवैल्यू किया है, 1 जनवरी 19 को भी रीवैल्यू किया है, लेकिन 1 जनवरी 18 को रीवैल्यू करते ही इंपेयरमेंट की जरूरत है, 1 जनवरी 19 पे नहीं है। ये यही वाली दो बातें जो यहां बताई आपको। तो 1 जनवरी 19 पे इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, सरप्लस ट्रांसफर हो गया। अब 1 जनवरी 20 को फेयर वैल्यू है, हाँ जी नहीं, तो रीवैल्यू नहीं हो रहा, लेकिन वैल्यू इन यूज है, इसलिए इंपेयरमेंट टेस्ट से काम चलेगा। तो वैल्यू इन यूज कितनी, जबकि इसकी केयरिंग अमाउंट 388, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया और चार्ज वो सरप्लस को ही हुआ। हाँ जी ठीक है, यहां तक की एंट्रीज भी देख लें, देखनी है तो। और अगर वाकई एंट्रीज देख रहे हैं तो 1 जनवरी 20 को एक सवाल पूछना चाहिए आपको। 1 जनवरी 18 और 19 से कंपेयर करके
हाँ जी, कुछ नहीं पूछना है। रिवर्सल किस बात का? किधर? इधर कि यहाँ? यहाँ 1 जनवरी 19 पे इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स क्यों नहीं किया? हाँ जी, नहीं ना देखी एंट्रीज गौर से। जब हम रीवैल्यू कर देते हैं तो रीवैल्यूएशन से पहले एक एंट्री और कर रहे होते हैं, जस्ट रीवैल्यूएशन से पहले एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट कर रहे होते हैं, तो पिछला सब एलिमिनेट हो गया। तो जब कभी रीवैल्यूएशन आ जाए, रीवैल्यूएशन, तो उससे पिछले वाले इंपेयरमेंट का किस्सा खत्म। क्योंकि अगर आप उसको रिवर्स करना चाहेंगे भी तो एंट्री क्या करेंगे, ये करेंगे ना, और रिवर्सल करके भी रहना तो फेयर वैल्यू तक ही है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट वो होती है अगर लॉस ना होता तो इसलिए अगर कभी रिवैल्यूएशन आ गई तो उससे पहले वाले जो भी इंपेयरमेंट लॉस थे उनका किस्सा क्लोज। नहीं समझ रही बात? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है मैं ये कह रहा था कि जब रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो पहले हम IAS 16 पे अपडेट करते हैं, फिर देखते हैं पेमेंट की जरूरत है कि नहीं। अब ये लॉस चार्ज हुआ था, आगे चल के जब रिवैल्यूएशन हो गई तो पिछले लॉस का किस्सा खत्म, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जब रिवैल्यूएशन की है तो रिवैल्यूएशन से पहले क्या एंट्री कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड एक्शन एंड इम्पेयरमेंट सब एलिमिनेट कर रहे हैं, किस्सा खत्म साफ। अब उससे आगे 1 जनवरी 20 की एंट्री में कोई बात पूछने वाले नहीं। 1 जनवरी 18 और 1 जनवरी 19 एलिमिनेशन की एंट्री की है। क्या एलिमिनेशन? 1 जनवरी 20 पे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, तो वो जो एलिमिनेशन की एंट्री है वो सिर्फ रिवैल्यूएशन के टाइम पे है। 1 जनवरी 20 चूंकि रिवैल्यूएशन नहीं हो रही इसलिए एलिमिनेट भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली इस 12 मिलियन की एंट्री हो रही है। हां, एंट्री क्या हो रही है? सरप्लस डेबिट, लेकिन ये रिवैल्यूएशन नहीं हो रही। 1 जनवरी 20 से आगे चलते हैं। 1 जनवरी 20 से आगे गए, एक साल और गुजर गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, सरप्लस ट्रांसफर हो गया। अब आए 1 जनवरी 21 पे। 1 जनवरी 21 1 जनवरी 21 पे देखें, रिवैल्यूएशन हो रही है? नहीं हो रही। 1 जनवरी 21 रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, लेकिन वैल्यू इन यूज है, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है। कितनी है वैल्यू इन यूज? 2, कैरिंग अमाउंट इतनी है। अब हमने इसको बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन होने लगी है, रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, इसलिए अगर कैरिंग अमाउंट से वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो हम इंपेयरमेंट लॉस तो रिवर्स कर सकते हैं, अपवर्ड रीवैल्यू नहीं कर सकते। तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करने के लिए फिर छत देखनी पड़ेगी। छत निकालने के लिए चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट क्या बताया था कि लॉस की अमाउंट को डेप्रिशिएट कर दें। इंपेयरमेंट लॉस कितना चार्ज किया था? 12। उसके बाद एक साल गुजरा, रिमेनिंग लाइफ कितनी? 3। तो 12 को 3 पे डिवाइड करें, 8 रह गया हुआ था, तो इसलिए लॉस कितना रिवर्स होगा? 8। और शॉर्टकट ना लगाएं, सीधे तरीके चलें, तो फिर छत कैसे निकालें? अगर इंपेयरमेंट लॉस ना होता, यानी इससे ऊपर, तो 388.2 एक साल और डेप्रिशिएट हो जाता। कितना डेप्रिशिएट हो जाता? अगर ये ना होता तो इससे आगे एक साल और क्या डेप्रिशिएट हो जाती? यार जाग भी रहे हैं कि अपने आप से बातें कर रहा हूं। अगर ये 12 का लॉस ना होता तो इस 388 पे अगले एक साल की और डेप्रिशिएशन कितनी चार्ज हो जाती? 129 ही हो जाती ना। तो 129 चार्ज करें,
250, तो छत कितनी आ रही होती 258, तो हम इसको उठा के कितना ऊपर पहुंचा सकते हैं 258.8, तो बस 8 ऊपर उठा सकते हैं। ये छत कैलकुलेट किया 258, तो हम सिर्फ 8 का लॉस रिवर्स कर सकते हैं, तो ये 8 का लॉस रिवर्स हो जाएगा। और लॉस रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन वाली ही एंट्री एक्यूमुलेटेड डेबिट और सरप्लस क्रेडिट बस, और उसके बाद 1 साल की ऑडिशन चार्ज होगी। तो अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, ये आपके सामने 3 सवाल डाल दिए मैंने। हाँ जी, रिवैल्यूएशन मॉडल। रेहान इसको रोकना। कहां से शुरू किया था? क्वेश्चन था और क्वेश्चन डिस्कस करके ब्रेक की थी नमाज की। पेज 9 के एंड पे ना ये 2 छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पॉइंट 1 आपको पहले कह दिया था पढ़ने को, पॉइंट 2 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जब एक बार कभी लॉस चार्ज किया था तो अब वो लॉस करने की रिवर्स करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब हमारे एस्टीमेट्स चेंज होंगे, यानी नए कैश फ्लोज के एस्टीमेट निकलेंगे, वो ज्यादा होंगे, तभी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आएगी। तो ये बात लिखी हुई बस। पॉइंट 3 का मतलब ये है, ये बहुत स्पेसिफिक मिसाल है, ये एक बहुत स्पेसिफिक मिसाल है। मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से। हमारी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 100, ये हमने किराए पे देनी है, तो इस पे I-36 लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जब हमने फ्यूचर कैश फ्लोज निकाले तो 2 साल इसको अभी कंप्लीट होने में लगेंगे, 10 और खर्च होगा, 20 और खर्च होगा, उसके बाद ये हमें हर साल 70 किराया कमा के दिया करेगी। ज्यादा हो गया, 5 किराया कमा के दिया करेगी। हमने इसकी वैल्यू इन यूज कैसे निकाली होगी, इन सब की पीवी निकाली होगी। वो पीवी निकल आई लेट से 97, तो हमने इसको 3 से इंपेयर कर दिया, है ना। अगला साल आ गया और अगला साल आ गया। अब ये जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, ये हमारा अभी भी यही अंदाजा है, लेकिन इनकी पीवी अब 97 से ज्यादा आ जाएगी। क्यों? अच्छा चलें, बिल्डिंग बन रही थी, सूखने के लिए 2 साल चाहिए थे, इन 2 साल में कोई खर्चा नहीं होना था, उसके बाद पैसे आने थे, उनकी पीवी 97 थी, हमने इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर लिया। अब 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, अब जब दोबारा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे तो उनकी पीवी अब भी 97 आएगी या ज्यादा आएगी। तो क्यों ज्यादा आएगी? तो अब हम इसको इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि कैश फ्लोज बेहतर हो गए। पहले जो अंदाजा लगाया था, क्या हालात बेहतर हो गए हैं, तो वो सिर्फ ज्यादा टाइम गुजरने की वजह से हुआ था, इसलिए लॉस रिवर्स नहीं होगा। ये पॉइंट 3 में लिखा हुआ। हाँ जी, ओके चलें। लास्ट चीज, जब सीजीयू का लॉस बांट रहे थे, सीजीयू की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, अच्छा जैसे जैसे सीजीयू पहले पढ़ लिया ना, सब वैसे ही है। अब सिर्फ ये होने लगा है कि पहले सीजीयू में इम्पेयरमेंट लॉस आया था और अब लॉस रिवर्स होने लगा है। तो जब लॉस आया था तो हर एसेट को लॉस बांटा था, लॉस बांटने से कैरिंग अमाउंट बढ़ गई थी, कम हो गई थी। अब जब सीजीयू के हालात अच्छे हो जाएंगे और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो लॉस रिवर्स होगा। तो जिस जिस एसेट को पहले क्रेडिट किया था अब उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब जब लॉस रिवर्स होगा तो उसको कैसे कैसे बांटना है ये पढ़ाने लगा। I-36 की लास्ट चीज के लॉस सीजीयू पे जब रिवर्स होगा तो कैसे रिवर्स करना है। सीजीयू, अच्छा सीजीयू से पहले हम इंडिविजुअल एसेट इंपेयरमेंट कर लेते थे, उसके बाद सीजीयू पे आते थे। तो यहां पर भी इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो गई हुई है, अब हम सीजीयू पे आए हैं। सबसे पहला शिकार क्या होता था? गुडविल। क्यों? क्योंकि मासूम था वो, इसलिए बेजुबान था, इसलिए है। तो सबसे पहला शिकार गुडविल को क्यों बनाया?
impairment का मतलब ये है। क्योंकि इम्पेयरमेंट का मतलब था बिजनेस की वर्थ अब कम, बिजनेस अब उतना नहीं कमा पा रहा, तो नाम उसका यकीनन अफेक्ट हो रहा है। तो जो गुडविल एसेट था भी ना, वो भी वो सब्सिडरी वाला गुडविल था जिसको खरीदा था हमने गुडविल पैसे देके। अब अगर इम्पेयरमेंट हुई थी तो वो अच्छा नाम तो डाउन होने लग गया था। अब जब लॉस रिवर्स होगा तो नाम दोबारा अच्छा शुरू हो गया, हाँ नाम दोबारा अच्छा बनना शुरू हो गया ना। तो अब ये जिनसे हमने नाम खरीदा था उनका कमाल है, हमारा कमाल है। अब ये जो दोबारा नाम अच्छा होना शुरू हो गया, ये तो इंटरनली जनरेटेड है, इसको नहीं एसेट माना जाता। तो इसलिए जो गुडविल पहले इंपेयर हो गई, हालात दोबारा अच्छे होंगे तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं करना। तो जब भी सीजीयू पे लॉस बंट गया, गुडविल खत्म हो गई, उसके बाद जब हालात अच्छे होंगे तो गुडविल का लॉस रिवर्स नहीं करना। गुडविल गई बस गई, उसके अलावा बाकी सब एसेट्स पे लॉस रिवर्स किस किस को कितना कितना जाएगा, प्रोपोर्शनेट, जैसे पहले पड़ता था वो भी प्रोपोर्शनेट बचेगा। लेकिन अब हम लॉस रिवर्स कर रहे हैं, एसेट्स की अमाउंट्स बढ़ेंगी, तो हर एसेट पे इंडिविजुअली ये छत चेक करनी पड़ेगी। और ये छत क्या होगी कि इम्पेयरमेंट ना होती तो फिर इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी। लेकिन अब छत एक और चीज को भी साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी एसेट की छत पता है और उसकी रिकवरेबल अमाउंट भी पता है, छत कैसे निकल रही है, वो कैरिंग अमाउंट जो होती है अगर पेमेंट लॉस ना होता, तो वो कैरिंग अमाउंट और उसकी रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से जो कम है वो छत है। थोड़ी मुश्किल होगी बात। अब हमने लॉस रिवर्स करना है, हर इंडिविजुअल एसेट को बढ़ाना है। तो जब इंडिविजुअल एसेट की छत थी तो अब लॉस बांटने नहीं, सॉरी, लॉस रिवर्सल बांटते हुए भी हर एसेट की छत देखनी पड़ेगी। पहले क्या देखते थे, जमीन, और जमीन क्या थी, हायर ऑफ, किसी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बताओ, किसी की वैल्यू यूज बताओ, उससे नीचे नहीं जाना, उनमें से किसी से नीचे नहीं जाना। अब जब हमने इस लॉस को रिवर्स करना है और एसेट की अमाउंट को बढ़ाना है, तो अब छत क्या होगी, सिर्फ वो कैरिंग अमाउंट नहीं होगी जो डॉटेड लाइन है। अगर किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट पता है तो वो रिकवरेबल अमाउंट और ये डॉटेड लाइन, इनमें से जो नीचे है वो छत है। समझ नहीं आ रही बात क्या आ रही है, वो डॉटेड लाइन कौन सी है, वो कैरिंग अमाउंट जो होती है अगर लॉस चार्ज ना हुआ होता। अगर किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट नहीं पता तो ये छत है, और अगर किसी एसेट की रिकवरेबल भी पता है तो ये डॉटेड लाइन और रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से जो कम है वो छत है। ये अंग्रेजी पढ़ लें। सर जो पॉइंट में चेंज इन एस्टिमेट है ये इंडिकेशन है ना, पहले वाले पॉइंट ये मतलब रिवर्सिंग ये जो ये है, ये बात करें, सीजी वाले से सिंपल ये 2, इसमें सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि जब लॉस कभी चार्ज हुआ था उसके बाद एस्टीमेट्स बदलेंगे तभी तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा बनेगी। नहीं, एस्टीमेट्स ऑफ कैश फ्लोज वगैरह, एस्टीमेट्स यूज्ड टू डिटरमिन द एसेट्स रिकवरेबल अमाउंट, ये वो लाइफ वगैरह की बात नहीं हो रही है। जो रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए एस्टीमेट्स इस्तेमाल होते हैं, मतलब कैश फ्लोज, उनकी बात हो रही है कि वो रिवाइज होंगे तो ही रिकवरेबल अमाउंट रिवाइज होगी ना। ये कहा जी पढ़ने को, ये सारा गुडविल का पेमेंट लॉस रिवर्स नहीं होना, उसके अलावा सारे कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बटेंगे। लेकिन जब बांटने लगे तो छत होगी जिस एसेट की रिकवरेबल पता है और उसकी वो डॉटेड वाली कैरिंग अमाउंट, इन दोनों में से जो नीचे है वो छत है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और जो लॉस रिवर्स नहीं हो सका इस छत की वजह से वो फिर बाकियों में बटेगा। जब लॉस रिवर्स होगा तो लॉस रिवर्सल गुडविल को नहीं बांटना, यानी गुडविल को वापस ऊपर नहीं बढ़ाना, गुडविल के अलावा बाकी सब को रेशो में बांटना है, जैसे कैरिंग अमाउंट की रेशो में बांटते थे लॉस को, उसी तरह लॉस रिवर्सल बांटना है। लेकिन अब जब बांट रहे होंगे तो हर एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी ना ऊपर, तो हर एक की छत अलग अलग देखनी पड़ेगी। और अब लॉस रिवर्स करते हुए जो छत होगी वो डॉटेड वाली लाइन और रिकवरेबल अगर पता है तो इनमें से जो नीचे है वो छत है। अच्छा, अब एक पौधा है वो ऊपर जा रहा है, छत आ गई ऊपर, तो क्या करेगा, वो इधर निकल के ऊपर चला जाएगा। तो जो छत की वजह से रुक गया वो इधर उधर निकल के बाकियों में चला जाएगा।
ये सवाल देख पढ़े, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11। जी पढ़ लिया तो उसका सोल्यूशन खोलो। इस सीजीयू के अंदर गुडविल भी शामिल है और अभी इस वक्त आप बुक में क्वेश्चन खोल लें, सोल्यूशन में सामने लाता हूं। 30 जून 18 में कैरिंग अमाउंट दी हुई है अभी सामने टेबल में, और आगे उनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी हुई है। एक इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है 30 जून 18 पे, और उसके बाद हो रही है 2 साल बाद दोबारा। जब 30 जून 18 पे कैरिंग अमाउंट दी हुई है 4900, तो रिकवरेबल अमाउंट है 4100, ये 4100, तो 800 का हो गया इंपेयरमेंट लॉस। अब ये 800 का इंपेयरमेंट लॉस पहले किसको बटा? गुडविल को। बाकी रह गया 700, वो इन सब में बट गया। 30 जून 18 का वाकया है, और ये जो बाकी सब में बटा ये इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशो में बट गया। 30 जून 18 का वाकया है, 19 गया 20 गया, 2 साल गुजर गए, और जब इंपेयरमेंट लॉस बांट लिया था तो कैरिंग अमाउंट्स यहां से यहां पहुंच गई थी। अब जब यहां से यहां पहुंच गई थी तो 19-20 की डेप्शन किस पे चार्ज होगी? इन पे, और रिमेनिंग लाइफ दी हुई थी, तो 19 गया 20 गया, और ये वाली अमाउंट्स डेप्रिशिएट होके अब आ गई हैं यहां पे। ये आप 18 वाली कैलकुलेशन देखें तो उसके बाद लैंड तो वैसे ही है, बिल्डिंग को मैंने जहां तक पहुंचाया था 15 में से 2 साल गुजर गए, तो इतनी रह गई। प्लांट एंड मशीनरी को जहां तक पहुंचाया था 10 में से 2 गुजर गए, सॉफ्टवेयर 4 में से 2 गुजर गए, गुडविल खत्म हो चुकी हुई थी, और इक्विपमेंट 5 में से 2 गुजर के 3 रह गए हुए थे। अब ये कैरिंग अमाउंट्स आ गई हैं 2020 की। अब रिकवरेबल अमाउंट 3850 है। अब जब 3850 है तो हमें इस 493 को रिवर्स करना है। इस 493 को रिवर्स करने का तरीका यह है कि हमने गुडविल को तो अप नहीं करना। ये मैंने लॉस रिवर्सल बांटने के लिए ये मैंने छत निकाली है, इन सब की छत कैलकुलेट की है। ये छत है, रिवाइज नेट बुक वैल्यू मैंने छत को कहा है। रिवाइज लिए कहा कि जब इसको वापस बढ़ा देंगे तो रिवाइज हो जाएगी ना, तो ये मैंने छत निकाली, ये छत है। लैंड की छत क्या होगी? सवाल देखें, सवाल का डाटा देखें। 1000, क्योंकि इंपेयरमेंट ना होती तो लैंड 1000 पे होती है, उसकी छत है। बिल्डिंग की सवाल में कितनी थी? 1200, उसको 15 में से 2 साल डेप्रिशिएट करना था, तो उसने यहां तक पहुंचे होना था। ये देखें सवाल में वो 1800 है, अगला जो भी एसेट है, 10 में से यहां तक पहुंचे होना था उसने। तो ये 2 मैंने उन अमाउंट को इग्नोरिंग इंपेयरमेंट डेप्रिशिएट किया। सॉफ्टवेयर देखें जरा, कितना था सवाल में? 4 साल में से अगर इंपेयरमेंट ना हुई होती 2 साल गुजर के कितना हो गया होता?
150, लेकिन आपको नीचे अंग्रेजी में इसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है 130, तो छत है 150 और 130 में से लोअर। गुडविल की कोई छत नहीं है और इक्विपमेंट की वही डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। अब ये यहां तक पहुंचे हुए हैं, ये इनकी छतें हैं, इनको मैक्सिमम कितना ऊपर उठा सकते हैं? ये मैंने पहले छत निकाली और इससे कंपेयर करके कहा कि मैक्सिमम कितना ऊपर, मतलब मैक्सिमम कितना लॉस रिवर्स हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस लेके ये बता, ये मैक्सिमम इतना इनमें जा सकता है, जबकि जाना बनता कितना है, ये इनकी रेशो में बांटा। $493 लॉस रिवर्स होना था, उसको इनकी रेशो में बांटा, लेकिन सॉफ्टवेयर ऊपर निकला, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को छोड़ के सॉफ्टवेयर को मैक्सिमम कितना उठा सकते थे? 130 तक ना, ये 130 तक उठा दिया और जो बाकी रह गया वो फिर से बाकियों में बांट दिया, ये फिर से बाकी में बांट दिया। नहीं, ये फर्स्ट लेवल वाली बात नहीं, ये सिर्फ सीजीयू हो रहा है, अभी सिर्फ सीजीयू के अंदर लॉस रिवर्स करना बताया है। बाकी अगर बड़ा सीजीयू होता तो उसमें भी होगा ऐसे ही कि उस बड़े सीजीयू में जितने भी एसेट्स हो रहे होंगे उनमें से हर एक की इंडिविजुअल छत को देखना। ये होता है सीजीयू का लॉस रिवर्सल। देखें अभी जो पेपर्स का स्टाइल है ना, एक दफा ना 2016 में आया था और वो सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसका एक तो खैर आईक्यू का सॉल्यूशन गलत था, दूसरा मैंने उसको बड़ी एक्सेल में वर्किंग करने के बाद किसी तरह उसका सॉल्यूशन बना लिया था, तो वो सवाल बनाने वाले से खुद भी पता नहीं, उसके अंदाजा नहीं हुआ होगा मैं क्या बना बैठा हूँ, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। मैं आपको हस्बे तौफीक किसी का दिल हो करने का तो कर लेना, वो है जी 2016 अटेम्प्ट का 18 नंबर का एक सवाल था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, तो अगर करने का दिल हो तो कर लेना। मेरा ख्याल ये है कि अब जो स्टाइल हो गया हुआ है ना पिछले कोई शायद 3 साल से, वो स्टाइल हो गया हुआ है मल्टीपल आईएएस वाले क्वेश्चंस का। पहले एक आईएएस से 15, 16 नंबर का सवाल आ जाता था, अब पिछले को 3-4 साल से, खासतौर पे कोरोना के बाद से, अब एक सवाल होता है उसमें 3-3, 4-4 आईएएस होते हैं, 5, 6, 7 नंबर का पार्ट होता है, तो इसलिए इतनी गुंजाइश में पूरे सीजीयू, फिर कॉर्पोरेट एसेट्स, फिर पहले लॉस होगा, फिर रिवर्सल होगी, तो उम्मीद तो नहीं है कि 25 नंबर का इसी पे सवाल आ जाए। आ गया तो आ गया, फिर अगली दफा से IAS 36 डन, IAS 36 डन।